लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। आज का टॉपिक क्लास 11th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। एनसीईआरटी बुक का 9th चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है केमिकल कॉम्पोजिशन, ये जो वीडियो और प्रेजेंटेशन है ये वो टॉपिक कवर कर रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। व्हाट आर दी बायोमॉलिक्यूल्स? अगर हमें इसको स्टडी करना है तो सबसे पहले हम बायोस्फीयर को स्टडी करते हैं। व्हाट इज द बायोस्फीयर? बायोस्फीयर का मीनिंग होता है कि लैंड, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, दैट इज द air, as well as the hydrosphere. Hydrosphere is the water. So lithosphere, atmosphere and the hydrosphere, जहां पर भी लाइफ है, wherever there is a life we call it as a biosphere. तो जो हमारे बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। बट सब लिविंग बींग्स की डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होगा कि कहीं पे प्लांट्स अवेलेबल है, कहीं पे एनिमल्स है, कहीं माइक्रोब्स है, ये डाइवर्सिटी कहलाएगा। एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से भी हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। लेकिन सबकी बॉडी, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, कि सबकी बॉडी केमिकल सब्सटेंसेस की बनी हुई है। इसका मतलब है कि केमिकल सब्सटेंसेस का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एंड दे आर द बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ अगर हम इसको सेल के रेफरेंस में करते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि सेल जो है उसके अंदर लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, दे ऑल आर द बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट देयर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो बायोमॉलिक्यूल है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जितनी भी उनकी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जितने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उन सब के लिए ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स क्यों कहलाते हैं? और अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि अर्थ क्रस्ट में भी होते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। बायोस मीन्स लाइफ, ये लिविंग बींग्स के अंदर भी है, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द बायोमॉलिक्यूल। एज इट इज मेंशन्ड हियर, बायोमॉलिक्यूल की 4 मेन क्लासेस हैं, जिसमें कि लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स हैं। बायोमॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ कार्बन कंटेनिंग इंटेंसिफाइज। इंटेंसिफाइज का मतलब होता है स्ट्रेंथन कर रहा है। कार्बन है, सब में कार्बन है, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है, कार्बन कंटेनिंग इंटेंसिफाइज विच इज अवेलेबल इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स को, ये तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को इसको रेफरेंस में लेकर करते हैं, है तो ये प्लांट सेल। प्लांट सेल में इफ देयर इज अ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो इनडायरेक्टली शुगर, जो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, उसके बने हुए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जिसके स्मॉलर यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स। ऐसे यहाँ पर जितना जो न्यूक्लियस है, दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब हुआ डीएनए, और उसकी सिंपलर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मोनोमर है, अमीनो एसिड्स मोनोमर है, मोनोसेक्राइड्स मोनोमर है। दे मेक देयर पॉलीमर्स एंड दे मेक द बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्लांट्स, एनिमल्स को इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वी आर ऑल्सो एनिमल्स, हमें जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारे में सेम कंपोनेंट्स हैं, केमिकल्स का बना हुआ है, सेम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं। तो Earth's biosphere comprise of extraordinary assortment of living species. What is the meaning of assortment? Assortment का मतलब है collection of the living species. Extraordinary collection of the living species which is available in the earth crust. तो biosphere जो है lithosphere, atmosphere as well as hydrosphere में there is a very important function of the biomolecules. All living beings, they are made up of cells. चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, एक सेल भी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करता है। मल्टी सेलुलर में ऑल सेल्स दे आर डूइंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मीनिंग होता है दे आर डिपेंडेंट वेदर इट इज अ सेल शेप। सेल शेप का मीनिंग है कि सेल शेप तो यूनिसेलुलर हो गया जैसे बैक्टीरिया हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया जैसे एनिमल एंड प्लांट सेल हो जाएंगे,
मैटर, थिंग्स अराउंड अस, जितना भी कुछ है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सब बायोमोलिक्यूल्स का ही बना हुआ है. सो इस इंडिकेटेड दैट लिविंग मैटर जो असेसमेंट होता है, अगर हम एक पीस रॉक को लेकर भी असेसमेंट करें तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो मिक्सचर है जितने भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का, वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो क्लियर नहीं आता कि क्या है, क्योंकि अलग अलग सरफेस पे अलग अलग मिनरल्स होते हैं रॉक्स में. लेकिन हमें हर तरह की रॉक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट परसेंटेज में ये जितने भी मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं. अब कितने अवेलेबल होते हैं, कितना उसका अमाउंट होता है, ये तो हमें जब ट्रैक करना होगा तो वी हैव टू डू विद द केमिकल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस के लिए, अब अगर केमिकल एनालिसिस हम कैसे करेंगे, सपोज यू जस्ट टेक अ सेल, हम कोई भी सेल ले सकते हैं. उसमें सेल में तो साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स हैं. तो इसका मतलब है कि हम इसको अगर स्टडी करते हैं, किसी भी एनिमल और प्लांट सेल को, टिश्यूज को करेंगे, एक सेल को तो लेके स्टडी नहीं करते, then only we will find out कि उसमें कितना, कौन सा अमाउंट में केमिकल्स प्रेजेंट है. ये केमिकल एनालिसिस कहलाता है. ये आउट ऑफ द बॉक्स एक स्लाइड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि टेस्ट वर्सेस एनालिसिस कैसे करते हैं. ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हम छोटे क्लासेस में हम लोगों ने फूड टेस्ट किया था. क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इट इज अ, जो इसके फोर मेन इसको डिवाइड किया है, वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और न्यूक्लिक एसिड है. जब हम इसको टेस्ट करते थे, दैट वाज अ स्टार्च टेस्ट. उसमें हमने क्या करते थे स्टार्च टेस्ट में, कि वी जस्ट टेक द पोटैटो या राइस हमने लिया था, वी कट द पोटैटो एंड पुट द स्टार्च. तो इसमें क्या होता था, अगर आयोडीन टेस्ट जब करते थे, अगर स्टार्च होता था तो ब्लू ब्लैक हो जाता था. ये कुछ जो टेस्ट है, ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला टेस्ट जो है ये इथेनॉल के शो हो रहा है, तो ये एमल्सिफिकेशन बन रहा है तो फैट का टेस्ट हम करते थे. ये वाला जो टेस्ट है ये प्रोटीन का करते थे, कोई भी फूड आइटम लेके करते थे. और नेगेटिव टेस्ट या पॉजिटिव टेस्ट, कलर जब हम केमिकल्स डालते थे तो हमें पता लग जाता था कि इसमें प्रोटीन है, इसमें स्टार्च है, इसमें फैट्स है. तो कोई भी हम इस तरह का फूड आइटम लेते थे और उसे टेस्ट करते थे. तो टेस्ट एक वेरीफाई करता था, जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया, हमने कोई दो तीन चीजें मिलकर सॉल्यूशन बनाया और हमने कुछ रिएजेंट्स प्रोटीन के डाले या फैट के डाले, तो वो हमें प्रूफ मिलता था कि ये फैट है या प्रोटीन है या कार्ब्स है, राइट. बट अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें वो इंटरप्रेट कर रहा है डेटा, और हमारे डिसीजन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर दिया गया. यहाँ तो टेस्ट तो वेरीफाई कर रहा है कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, कि स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, कि प्रोटीन टेस्ट आया. लेकिन एनालिसिस से इंटरप्रेट करेगा कि वो कितने अमाउंट में किसी भी सेल में, डिपेंड करता है कि सेल के वेट के अकॉर्डिंग वो वहां पर प्रेजेंट है. तो अभी जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं वो टेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हम एनालिसिस पढ़ते हैं उसमें, कि कैसे एनालिसिस करके पता लगता है कि कौन सा बायोमोलिक्यूल कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट है, एज पर द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो हमने उसमें टेस्ट करने के लिए लिया है, कितने वेट का हमने लिया है, कितना वेट लिया है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज हमें पता चलती है. तो यहाँ पर अगर प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज या माइक्रोबियल पेस्ट हम लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी करते हैं, क्योंकि सारा डेटा हमें बैक्टीरिया का भी मिला है, प्लांट सेल का भी मिला है, एनिमल सेल का भी मिला है. अगर इसमें से किसी को भी हम एनालाइज करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमें कॉमन मिलते हैं. ये सब लिविंग बींग्स हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या माइक्रोब्स हो, दे ऑल आर लिविंग बींग्स. तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर जो कंटेंट होता है पर यूनिट मास ऑफ द लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट होता है. जितना मास हमने लिया है लिविंग टिश्यूज का, मास वॉल्यूम तो हमें पता ही होना चाहिए कि कितना बड़ा सेल था, क्या साइज था सेल का, छोटा सेल था, बड़ा सेल था, क्या फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज डिफरेंट टाइप ऑफ द जो फंक्शन से परफॉर्म करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कंटेंट मिलता है अगर हम एनालिसिस करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के लिए. अगर सेम एनालिसिस हम अर्थ क्रस्ट के लिए करते हैं तो लिविंग नॉन लिविंग मैटर है अर्थ क्रस्ट, बट हमें सिमिलर लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मिलता है. सिमिलर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में अगर आप देखो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, ये सब सिलिकॉन, एल्युमिनियम ऑल आर प्रेजेंट, जो यहाँ पर
लिविंग में भी प्रेजेंट थे, बट इनकी परसेंटेज डिफर करती है। इवन अगर हमने उनका सेम वेट भी लिया है, परसेंटेज डिफर करती है। तो एलिमेंटल एनालिसिस जो सेल का होता है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है किसी भी सेल के लिए, किसी भी टिश्यू के लिए, कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कितना है बायोमोलिक्यूल ऑफ द टिश्यू में, और ये केमिकल प्रोसेसेस जो बॉडी की होती है। केमिकल प्रोसेसेस कौन सी हो गई? रेस्पिरेशन हो गई, एक्सक्रीशन हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, दे ऑल आर द केमिकल प्रोसेसेस। इसको समझने में पता लगता है किसका कितना अमाउंट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को आप लो, तो रेस्पिरेशन हमारी जो प्रोसेस है वो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हो रही है, ग्लूकोज से स्टार्ट होती है, ग्लाइकोलिसिस। तो उसको कितना अमाउंट में हमारा बॉडी को चाहिए, किसमें, उसमें अब कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो एक एक को एनालाइज करते हैं कि बॉडी में कितना उस पर्टिकुलर सेल में, अगर एरोबिक है, अगर एनारोबिक है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये जो एनालिसिस होता है, ये एलिमेंट्स ऑल्दो इट इज सेम इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट दे आर डिफरेंट इन द क्वांटिटी। अब जितने भी एलिमेंट्स है अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक पीसेस जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। एंड दिस इज द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कई सारी लेयर्स होती है यहाँ पर। दिस इज द अर्थ क्रस्ट जो कि 0.100 किलोमीटर थिक। यहाँ पे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर वगैरह जो जो अर्थ में जो लैंड होता है उसमें ये जितने भी कोर्स होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इनको निकाल कर एनालिसिस किया जाता है और तब पता लगता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अगर इसको एग्जामिन किया गया है तो रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स दैट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन द अर्थ क्रस्ट। लिविंग बींग्स में कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट कम है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को ले तो ऑक्सीजन में अप्रोक्सीमेट अगर 65% ह्यूमन बींग्स में, तो 40 समथिंग इट इज इन द अर्थ क्रस्ट। तो केमिकल इसके लिए कि कितना कौन सा एलिमेंट रॉक्स में है, नॉन लिविंग्स में है, कितना एलिमेंट किसी पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया जो मास जो देखते हैं सेल का उसमें है, उसके लिए केमिकल एनालिसिस होता है। तो केमिकल एनालिसिस के बिना एक सेल में कितना केमिकल है और कैसे वो सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और वही केमिकल्स अगर अर्थ क्रस्ट में, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के थ्रू ही वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुए थे, हमारे बॉडी में कहाँ से आएंगे? फ्रॉम द प्लांट्स ओनली। तो उसके लिए दो तीन यहाँ पर टेस्ट दिए हुए, एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है कि एनालिसिस इसको कैसे करते हैं, राइट। अब एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर जो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल हम या तो प्लांट टिश्यूज ले सकते हैं या फिर एनिमल टिश्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लांट टिश्यूज लेते हैं तो एनी वेजिटेबल आप यहाँ पे ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, कोई और भी वेजिटेबल ले सकते हैं, एंड पीस ऑफ लिवर ले सकते हैं एनिमल्स के लिए। नॉर्मली हम ये इनको ले लेते हैं। मॉर्टर एंड पेस्टल दोनों सब लिविंग टिश्यूज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम मॉर्टर एंड पेस्टल लेंगे, ये इस तरह का मॉर्टर एंड पेस्टल होता है, राइट। जैसे आयुर्वेदा में भी ये यूज होता है। इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालते हैं। अब वाई ओनली द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड? ये तो पता होना चाहिए कि कोई और एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेसिकली प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है। तो इसको जब यूज करते हैं तो प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को ये आइसोलेट करता है, प्यूरिफाई करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स में से। यहाँ पर और भी इसके फंक्शन, ये फिक्सेटिव की तरह काम करता है, डीकैल्सिफायर की तरह काम करता है, बोन्स में से कैल्शियम को रिमूव करता है। फिक्सेटिव का मतलब क्या होता है कि टिश्यूज को, जो माइक्रोस्कोपी में टिश्यूज वगैरह जो होते हैं प्लांट सैंपल्स को, उसको ये प्रिजर्व कर लेता है। तो इसीलिए कि ट्राइक्लोरो एसिटिक जो एसिड है ये ग्राइंड में, इसके अलावा ये एनालाइज करता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स को, डिटेक्ट कर लेता है अगर बॉडी में कुछ मेडिसिन हो। ये प्रेसिपिटेट डीएनए और आरएनए को तो करता ही है। तो दिस इज अ ट्राइक्लोरो, टीसीए, टीसीए को यूज करते हैं नॉर्मली, ट्राइक्लोरो ग्लिसरिक, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो टीसीए को यूज करते हैं, इसको साथ ग्राइंड करते हैं। इसको या तो एनिमल टिश्यूज को या दोनों को अलग अलग लेकर भी कर सकते हैं, या प्लांट टिश्यूज को। इसको एक थिक स्लरी के फॉर्म में जब इसको साथ करते हैं तो एक थिक स्लरी के फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है, मतलब बिल्कुल थिक पेस्ट के टाइम पे। लिक्विड होता है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अवेलेबल होता है लैब्स में, ये स्लरी के फॉर्म में आ जाता है। फिर हम एक चीज क्लॉथ लेते हैं
और या फिर कॉटन क्लॉथ लेते हैं और इस तरह से उसको क्या करते हैं, स्ट्रेन कर देते हैं। तो स्ट्रेन करने में हमें यहाँ पर ये जो जितना भी इसका कंटेंट था जो टिश्यूज का, हमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे इस तरह से अब अगर हम इसको स्ट्रेन करेंगे, स्लरी को स्ट्रेन करेंगे, तो एक तो होता है कि जो एसिड सॉल्युबल होता है और दूसरा एसिड इनसॉल्युबल होता है। कुछ ऊपर रह जाता है और कुछ इसके नीचे जो में मिलता है लिक्विड, वो उसमें आ जाता है। तो जो स्ट्रेनिंग होती है चीज क्लोथ्स में, तो दो फ्रैक्शंस में हमारा ये जो भी इसका जो लिविंग टिश्यूज है वो डिवाइड हो जाते हैं। एक तो फिल्ट्रेट मिल जाता है जो एसिड सॉल्युबल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा रिटेंटेट हो जाता है जो कि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, जो फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाता है। ये फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर रह गया स्लरी को, जब हम लोगों ने इसको चीज क्लॉथ के थ्रू यहाँ पे लगाकर इसको फिल्टर किया, राइट। और एक फिल्ट्रेट के, ये एसिड सॉल्युबल पूल होता है, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है। तो एक चीज तो यहाँ पर पता लग जाती है, डिसाइड हो जाती है कि जो भी टिश्यूज होते हैं वो कंपाउंड में दो तरह की प्रॉपर्टीज है। कुछ में जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो टिश्यूज में, उसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? एक तो वो एसिड में मिक्सअप हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और एक में वो इनसॉल्युबल रहते हैं। तो थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्युबल फूड, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इतने सारे कंपाउंड को, ये तो हमें पता लग गया। अब एक एक को निकालकर, सिंगल सिंगल को निकालकर उसको भी एनालाइज करना होता है। ये तो एक बेसिक प्रोसीजर है कि टिश्यूज को हम ले लेंगे, एनिमल या प्लांट को, और एक यहाँ पे एसिड सॉल्युबल पूल ले लेंगे। अब एसिड सॉल्युबल पूल को भी अगर हमें निकालना हो, जैसे फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल है, इसमें बेसिकली माइक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं। और ये जो आता है जो कि ऊपर रह जाता है, चीज क्लॉथ पे रह जाता है, रिटेंटेड जो रिटेन कर जाता है, उसमें एसिड इनसॉल्युबल होता है, उसमें ज्यादातर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हमें एक प्रोसीजर है जो नॉर्मली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं टिश्यूज में, वो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में इसमें डिवाइड कर देता है। अब वो इंफॉर्मेशन जो होती है, वो अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कितने एटम से मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन से बॉन्ड्स है, ये सब पता लगाने में पता लगता है। देखो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है, सपोज मैं आपको सेल मेम्ब्रेन लेती हूँ, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स है, राइट। लिपिड्स मतलब फैट है, फॉस्फोलिपिड्स है, उसमें प्रोटीन्स भी है। प्रोटीन्स एक चैनल की तरह वर्क करते हैं। वो जो फॉस्फोलिपिड्स है वो मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, पर उनका ये फंक्शन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें स्पेसिफिक फंक्शंस हैं सबके, और उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज है। तो उसमें कैसी बॉन्डिंग है, कितना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कितने एटम से बने हैं, किस तरह के बॉन्ड से वो है, तो उसमें इस तरह से एनालाइज करके पता लगता है। ये आइसोलेट करता है और प्यूरिफाई करता है डिफरेंट कंपाउंड्स को एक दूसरे से। आइसोलेट और प्यूरिफिकेशन स्पेसिफिक कंपाउंड्स को ये हमें करता है। तो डिफरेंट टेक्निक्स है इसके लिए। अभी इसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स इस पर भी अप्लाई करेंगे, माइक्रो को अलग करने के लिए और मैक्रो को भी अलग करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो वन सेपरेट जो कंपाउंड होगा, ये जितने भी जो वन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो डिफरेंट टेक्निक्स जो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन की होती है, वो एक कंपाउंड को दूसरे से सेपरेट करता है। जैसे कार्बन को हाइड्रोजन से सेपरेट किया, सिलिकॉन को फॉस्फोरस से सेपरेट किया, उसके बाद हम उसको क्वांटिटी पता कर लेते हैं कि उतना जितना हम लोगों ने मास लिया था किसी सेल का, उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग पता करते हैं एनालिसिस में। एक और टेस्ट है यहाँ पर जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। उसमें भी सिंपल एक्सपेरिमेंट है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को बताने के लिए। इसमें कोई भी टिश्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पर प्लांट और एनिमल टिश्यू, फिर से वही दिखाया गया है। आप कोई वेजिटेबल ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, आप नॉन वेजिटेरियन मतलब लिवर ले लीजिए, फिश ले लीजिए। उसमें क्या करते हैं, उसको ऐश के फॉर्म में, उसको राख जैसे होती है, उसको इतना
गरम करते हैं, रिमूव करते हैं, सारा वाटर उसमें से रिमूव करते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं दी कार्बन कंपाउंड्स को। तो इस तरह से या तो ड्राई एशिंग हो जाती है या वेट एशिंग हो जाती है, और उसके बाद उसके कंसंट्रेशन से जो ऐश मिलती है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता लग जाते हैं कि वो कैल्शियम है। इनके भी स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं, एक साथ में मिक्स करके इससे हमें कुछ नहीं मिलना है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड जितने भी हैं ये सब अलग अलग हो जाते हैं, वाटर तो एवेपोरेट हो जाता है। तो टिश्यू में कौन कौन से प्रेजेंट है, ये सेकंड तरह का एक टेस्ट है। मतलब एक तो टीसीए का करने के लिए लेकर किया था, उसमें तो एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल था। इस तरह के ये ऐश मिल जाता है, और उसमें भी हमारे यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज से। अब इनके पर्टिकुलरली जैसे स्टार्च टेस्ट था, उसको हमने आयोडीन से किया। जैसे शुगर टेस्ट था, अगर हम लोग को फूड टेस्ट करते हैं तो उसे बेनेडिक्ट से किया। ऐसी फैट का अलग था, प्रोटीन का अलग था, इसीलिए कैल्शियम का अलग होगा, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से एनालाइज करते हैं। अगर कंपैरिजन करते हैं द सेम वे, इस तरह से अर्थ क्रस्ट को भी इन्होंने यहाँ पर करके इसको एनालाइज किया, और लिविंग सेल्स को भी एनालाइज किया। तो एक कंपैरेटिव डेटा हर बुक में ये अवेलेबल है कि परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे दिया हुआ है। ह्यूमन बॉडी में कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, 0.5 एंड 18.5% बाय वेट रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर भी मेंशन है हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये इनका ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज वेट की है। थर्ड नंबर हमारा किसका आता है, ऑक्सीजन का आता है, इसका 65% है ऑफ इट्स वेट। यहाँ पे सब में लिखा है मेकिंग अप 65% ऑफ इट्स वेट। नेक्स्ट नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का कितना वेट है, यहाँ पर 3.3 ऑफ द बॉडी वेट। अब इसको कंपेयर अगर अर्थ क्रस्ट से करेंगे तो यहाँ पे 0.14 है, यहाँ पे 0.03 है, यहाँ 46.6 है। वेरी लिटिल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो दैट इज अ कंपैरिजन। ये नॉन लिविंग और लिविंग को कंपैरिजन, इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट टेक्निक्स से उसको एनालाइज किया गया कि कितने जो अर्थ क्रस्ट है और लिविंग बॉडीज है उसमें कितने अमाउंट में। ये तो बेसिकली अगर आप ये देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दे ऑल आर फॉर्मिंग द carbohydrate are also made up of carbon, hydrogen and oxygen. Proteins are also made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus. नाइट्रो और ये फैट आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जितने भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इवन आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में क्या है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में मतलब प्रोटीन्स का मतलब क्या हो गया, ये दे आर द प्रोटीन्स। तो जितने भी है फॉस्फेट ग्रुप्स है, प्रोटीन्स है, शुगर है, क्योंकि फॉस्फेट उसमें पेंटोज शुगर है। तो जितने भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उसका जो मेजर पार्ट है, वो मेजर पार्ट इन एलिमेंट्स का है, चाहे वो कार्ब्स हो या फैट हो या न्यूक्लिक एसिड हो या फिर वो प्रोटीन्स हो। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन, ये तो मेन कंपोनेंट हो गए। और अगर कंपेयर करें अब, तो ये अर्थ क्रस्ट से इसमें काफी कुछ वेरिएबल अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमने आने वाले हैं ये वाले जो इनऑर्गेनिक हो गए, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। इसका अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। जैसे अब सिलिकॉन को देखो, सिलिकॉन का जो अमाउंट है यहाँ पर, सिलिकॉन का अमाउंट अर्थ क्रस्ट में 27.7% है, राइट। और नेग्लिजिबल है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में तो बिल्कुल भी बहुत ही कम अमाउंट में सिलिकॉन प्रेजेंट है। सल्फर और सोडियम जो होता है 0.3%, 0.2% है बॉडी वेट में। और सल्फर एंड सोडियम का अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2.8% है सोडियम और सल्फर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ये इनऑर्गेनिक अमाउंट ज्यादा है, जबकि इसका अमाउंट वहां 65% था ऑक्सीजन का, और वहां पर यहाँ पर 46% है। तो कंपैरेटिव अगर हम यहाँ पर देखें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में 1.5 है, 1.1% है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम 2.1% है। तो इस तरह से जो एनालाइज किया गया, उसमें क्या प्रूफ हुआ कि all the living beings and non-living beings, they are made up of the elements, but the quantity of the elements they differ। और differ क्या करती है, और वही जो क्वांटिटी है दैट मेक्स अस लिविंग। हमें जितने भी, हमें लिविंग कैसे कहते हैं, हम क्यों लिविंग है, क्योंकि हमारे में कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है। लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस, रेस्पायर, एक्सक्रीट, टेक फूड,
दे ऑल आर द लाइफ प्रोसेसेस जो कि नॉन लिविंग बींग्स में नहीं हो रही है। तो ये एक डिफरेंस आता है कि एलिमेंट्स तो हर जगह प्रेजेंट है, बट व्हाट मेक्स अस लिविंग एंड व्हाट मेक्स अस नॉन लिविंग। एक कंपैरिजन है यहाँ पे नॉन लिविंग मैटर और लिविंग मैटर में, कि लिविंग मैटर में, क्योंकि कई बार इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ये बुक में का भी पार्ट है कि कितने परसेंट यहाँ पर जो अमाउंट है वो यहाँ प्रेजेंट है एलिमेंट्स का, और कितने परसेंट अर्थ क्रस्ट का, दोनों को कंपैरिजन करके आता है। एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल एनालिसिस। ये टेस्ट के थ्रू नहीं पता लग पाएगा, केमिकल एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज पता लग जाएगी कि इतना अमाउंट इसका है और इतना अमाउंट इसका है। नाउ वी हैव टू स्टडी ऑल द बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर का नेम भी बायोमोलिक्यूल्स है, बट इससे पहले कि कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए टेस्ट को कंपेयर किया था। टेस्ट आपको पता था कि ये पॉजिटिव टेस्ट है प्रोटीन, ये पॉजिटिव फैट टेस्ट है, ये पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट है, पॉजिटिव ग्लूकोज टेस्ट है, बट उसमें आपको ये नहीं पता लग रहा था कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब आप कार्बोहाइड्रेट को लेकर देखो, कार्बोहाइड्रेट को लेकर देखो, तो अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, तो सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में भी कार्बोहाइड्रेट है, राइट। उसके बाद साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एवरीवेयर द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रेजेंट है तो ये एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। अगर प्रोटीन्स ले लो, प्रोटीन्स में आपका आपका ये क्या था, ये जो चैनल बना रहा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चैनल्स है, ये तो फैट हो गया, फैट में भी ये तीनों सब प्रेजेंट है। और प्रोटीन्स के यहाँ पे चैनल्स थे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस दे आर प्रेजेंट। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली जो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, इसका जो डिटेल होगा मेरे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे आएगा। इसमें तो मैंने सिर्फ एनालिसिस को लेकर इसको एक्सप्लेन करना था। जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, that will tell about all the details of carbohydrates, protein, nucleic acid as well as the fats। यहाँ पे दो दो स्लाइड्स मैंने यहाँ की बनाई हुई है कि what are the carbohydrates, naturally occurring compound है, इसके डेरिवेटिव्स ही बहुत सारे, सिंथेटिक कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव्स है, डीऑक्सीराइबोज एंड द डीऑक्सीराइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है, मॉडिफाइड शुगर्स है जैसे फॉस्फेट शुगर हो गई। सो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है ये नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स है। इसको वाटर्ड कार्बन कहते हैं। वाटर्ड कार्बन का मतलब है ये C6H12O6 बेसिकली कार्बन आएगा। इसका जनरल जो केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6 है। तो अगर ये मोनोसेक्राइड, सेक्राइड का मतलब होता है इसका जनरल फॉर्मूला हमारा ये आएगा। अगर डाइसेक्राइड हो जाएगा बिकॉज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन जाएगा, तो C11H22O11 इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप शो करो तो दिस इज द मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, दे ऑल आर द मोनोसेक्राइड व्हिच हैव दिस फॉर्मूला C6H12O6। डाइसेक्राइड का क्या मतलब है, दे आर मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। ओलिगोसेक्राइड में भी कई बार डिवाइडेड है 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, या फिर शुगर जिसको हम लोग सेक्राइड कहते हैं। और मोर देन 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेक्राइड वो पॉलीसेक्राइड होता है। तो जितना स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, सुब्रिन हो गया, दे ऑल, लिग्निन हो गया, दे ऑल आर मेड अप ऑफ द पॉलीसेक्राइड। जितनी स्ट्रेंथनिंग होगी, आप देखो ना कितने सारे कार्बन कंपाउंड्स, जितने कितने सारे शुगर कंपाउंड्स दे आर प्रेजेंट, और यहाँ पे बॉन्डिंग है इनके बीच में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है यहाँ पर विच इज देयर। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू ये एक दूसरे से अटैच हो गए, इसीलिए स्ट्रेंथनिंग लेकर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी को भी बहुत ज्यादा स्टोर करते हैं। तो CxH2O5, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला करें दैट इज C, अगर मैंने x को 6 वैल्यू दे दी तो H उसका डबल है C12 और O उसका सिंगल है 6। तो ये जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेम कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सिंपल है, ये मैंने रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे शो किया है। रेस्पिरेशन की फर्स्ट जो
प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, विच इज स्टार्टिंग विद द ग्लूकोज. इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड में बन जाता है, जिससे कि क्रेब्स साइकिल यहाँ पर रन करती है. एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, एटीपी इज रिलीज, और उसके बाद एटीपी कहाँ पे रिलीज होती है, ईटीएस. तो जितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है बॉडी की और मेनली एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, जितना बॉडी के जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दे ऑल हैव द कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कैसे स्ट्रक्चर है, क्या मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है, किस तरह के बॉन्ड्स है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वी विल सी दैट. सेकेंड बायोमोलिक्यूल प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा था. प्रोटीन को जो बोला गया है दैट इज indispensable biomolecule. इतना essential biomolecule and everywhere it is present. It is an essential biomolecule, everywhere it is present. Around 50% of the dry weight of the cell it is present. Cellular molecules हर सब जितनी cell membranes and extrinsic and intrinsic molecules of the protein they are present. They are the polymers of amino acid. तो monomers क्या है इसका, monomer क्या है इसका, monomer is a amino acid. मोनोमर अगर एक साथ, सपोज दिस इज 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 4 5, ये अगर एक तरह से चेन बन जाती है तो वी जस्ट कॉल इट एज अ पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड. एंड इसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड. इसके बीच का जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है. देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड. यहाँ पे अमीनो एसिड सिर्फ 20 है जो एसेंशियल, ऑल आर एसेंशियल. एंड सारे अमीनो एसिड एनिमल्स में नहीं मिलते. 16 आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, प्लांट्स में नहीं मिलते, सॉरी, एनिमल्स में तो सारे हैं. इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं तो थोड़ा सा पार्ट उनको जैसे मिल्क या अदर चीज लेनी पड़ती है. तो यहाँ पर दे आर जस्ट प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड. इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, दे हैव अ कार्बन, दिस इज द कार्बन कंपाउंड, राइट, और उसके साथ एक हाइड्रोजन है. वन इज द NH3 अमीनो ग्रुप हो गया, NH3, and another is a carboxylic group COOH, और दिस इज अ वेरिएंट ग्रुप. वेरिएंट का ग्रुप का मतलब है ये क्या है, R ग्रुप. देखें तो ये वाला कहलाता है वेरिएंट ग्रुप. सो देयर इज यहाँ पर अगर हम एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, इट इज अ सेंट्रल कार्बन लिंक्ड विद द अमीनो ग्रुप. एक NH3 है, COOH है एंड हाइड्रोजन एटम है, और एक इसका फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमने R से प्रेजेंट किया है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन अमीनो एसिड एंड देयर इज अ चेन ऑफ द अमीनो एसिड. पेप्टाइड बॉन्ड से सारे के सारी जो चेन है अमीनो एसिड, दे जस्ट फॉर्म द पॉलीमर. तो ये जैसे पॉलीमर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन जाता है, यहाँ पर देयर आर 2 अमीनो एसिड, जैसे दो अमीनो एसिड है यहाँ पर. This is one amino acid, this is the another amino acid. So one molecule of H2O is released और the peptide bond is formed. तो इस तरह से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है. तो ये जितना भी डिटेल है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, जितना डिटेल जिनका स्ट्रक्चर है, कैसा पेप्टाइड बॉन्ड है, अमीनो एसिड का डिटेल कैसा है, और जितना भी कैसे हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं, एवरीथिंग वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो. लेकिन प्रोटीन जो है बहुत अर्ली डिटेक्ट हुआ था, अर्ली 90s में. इवन जो नेम था, एक बायोलॉजिस्ट तो नहीं थे, ही वाज अ केमिस्ट. इन्होंने केमिस्ट्री के होते रिसर्च करते थे एंड ही वाज नेम वाज द बर्जेलियस. उन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर कर लिया था, होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस. ऐसा आपने देखा 50% ऑफ द सेल ये यहाँ पे होल्ड करता है. हमें बायोमोलिक्यूल में अर्थ क्रस्ट का अब नहीं देखना, हमने एनालिसिस के बाद जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं. अब हमें कोई भी कंपैरिजन अभी इस नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं करना, हमें सिर्फ लिविंग बींग्स में जो इनकी पोजीशन है और जो इनका फंक्शन है उसी को स्टडी करना है. प्रोटीन्स में सबसे बड़ी खासियत क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक होती है. मतलब अगर एक स्पीशीज है, दो अलग अलग स्पीशीज है, सपोज यू टेक अनियन एंड गार्लिक, लहसुन और प्याज को लो, तो अलग अलग स्पीशीज हो गए. इवन उसमें भी अलग अलग टाइप ऑफ द प्रोटीन्स यहाँ प्रेजेंट है. एंड अगर यहाँ पे ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मसल प्रोटीन है, जैसे एक्टिन एंड मायोसिन एक मसल प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और रिलैक्स करवाते हैं, तभी तो मूवमेंट करवाते हैं. उसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड द लिवर. मतलब इवन हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटीन्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि इसी की वजह से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. सो ये स्पेसिफिसिटी है प्रोटीन्स में, और यही स्पेसिफिक नेचर
एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन्स तो मैंने कई अपने लेक्चर्स में लिया हुआ भी है कैसे, और अभी एंजाइम नहीं लिया, एंजाइम के लिए अलग प्रेजेंटेशन होगा। एंजाइम की तरह कैसे वर्क करते हैं वो स्पेसिफिक नेचर ही होता है। जैसे अभी हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था, ग्लाइकोलिसिस में जब स्टार्ट होता है तो ग्लूकोज जो होता है इट चेंजेस इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। यहाँ का जो एक एंजाइम होता है वो एक्सोकाइनेज होता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है। यहाँ पर जो एंजाइम होता है आइसोमेरेज होता है, सो ऑन। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिसिटी है कि ये एंजाइम यहाँ नहीं वर्क करेगा, ये एंजाइम यहाँ नहीं वर्क करेगा। दिस इज द स्पेसिफिसिटी फाउंड इन द प्रोटीन्स। ये स्पेसिफिक प्रोटीन है। डिटेल मेरा नेक्स्ट वीडियो। ये लिपिड्स है। लिपिड्स में का क्या मतलब है, मिल होते तो लिपिड्स भी क्या है, जैसे प्रोटीन में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है इसमें। और लिपिड्स में फैट, ऑयल, हॉर्मोन्स, सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन में, जैसे फॉस्फोलिपिड हमारे मेम्ब्रेन बनाता है, ये दे आर ग्रुप्ड एंड दे आर नोन एज द लिपिड। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अप्रिशिएट वाटर को नहीं करते हैं। एक मैंने लेक्चर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे भी लिया था, उसमें जो प्रोटीन्स थे जो अमीनो एसिड पे आ गए थे जब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिया था फूड का, और ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया था कार्बोहाइड्रेट, तो उसको ब्लड वेसल्स ने एब्सॉर्ब किया था विलाई में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट होता है उसके जो जो इसमें कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म होते हैं, तो उस दे एट दैट इज अरे जो इसमें जो इसको सराउंड करता है उसमें कैपिलरीज भी होती है और लैक्टियल वेसल्स भी होती है, क्योंकि वाटर बेस्ड जो है वो कभी भी ब्लड इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसके लिए लैक्टियल वेसल्स होते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है दे इंटरेक्ट, दे डू नॉट, यहाँ पे वर्ड क्या है, दे डू नॉट इंटरेक्ट अप्रिशिएबली विद वाटर। ये वाटर के तभी जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, और एक एंड इसका हाइड्रोफोबिक था, एक हाइड्रोफिलिक था, राइट। सेल मेम्ब्रेन में भी मैंने दिया हुआ था। ये हाइड्रोकार्बन्स की चेन है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये वाला देखिए कि दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये CH2 की चेन है। तो ये चेन में ये जो कार्बन एटम्स है ये डिफर करते हैं, दे आर डिफरेंट हियर। किसी में 5 है, किसी में 9 है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप कैन बी CH3 मेथाइल या इथाइल होता है, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है ये फंक्शनल ग्रुप CH3 है, राइट। ये क्या है, फैटी एसिड, ये पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है और विद कार्बोक्सिलिक आयन, तो कार्बोक्सिलिक तो COOH हो गया। यहाँ पे CH2 14 लिखा हुआ है, छोटा सा मैंने डायग्राम, इसको देखना है। पामेटिक एसिड ये NCERT बुक में भी मेंशन है। यहाँ पर CH2 15, अब 16 है, इसमें इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बन के यहाँ पे नंबर पर राउंड हो रहे हैं, तो एक CH3 ये हो गया एंड 14 CH यहाँ पर हो गए, ये जो चेन्स है CH2 वाली, तो 15 टोटल कार्बन हो गए, और एक कार्बन COH का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो गया। इसी तरह से आर्किडोनिक एसिड है, उसमें 20 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतनी जो चेन होती है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये लिपिड्स का बनाती है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, दैट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह के जितने मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट दे आर नॉट अलाउइंग वाटर क्रॉस नहीं कर पाते। ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन्स के बीच में, डबल बॉन्ड है कार्बन्स के बीच में, ये इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑयल हो गया, और इस तरह का लिक्विड या सॉलिड वाला जो हो जाता है। इसी तरह से ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड कई बार क्योंकि ये जो फूड है वो भी जो डिवाइड होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड भी होता है, कई बार ये साथ साथ रन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इवन द लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं, द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज मेकिंग द बॉडी। और इसी के लिए ये एनालाइज करना जरूरी हो जाता है बॉडी में कि कितने अमाउंट में कौन सा फैट प्रेजेंट है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। जितना भी डिटेल है इसका I will take in my next video. And the last one is the nucleic acid, DNA and RNA. Obviously इसको आप देख के पहचान गए होंगे, ये DNA का स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, या RNA का स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है, फॉस्फेरिक एसिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक बेसिस। बेसिस कौन से, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। यहाँ पे यूरेसिल है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन तीनों में है,
दोनों में है, सॉरी, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। यहाँ की जो शुगर है वो राइबोस शुगर है और यहाँ की शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है। डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में थोड़ा सा फर्क है, अभी हमने पढ़ा नहीं है यहाँ पर। एक सेकंड पोजीशन पे OH और O का डिफरेंस है, उसी के लिए जो है डीएनए जब हम पढ़ते हैं तब हम इसको पढ़ते हैं। सो कार्बन कंपाउंड फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में, तो दिस इज दिस टाइप ऑफ द शुगर वी जस्ट ड्रॉ इट। पेंटोज शुगर है दोनों में, फर्स्ट कार्बन कंपाउंड और सेकंड कार्बन कंपाउंड में OH का डिफरेंस आता है, विच मेक्स द पेंटोज एंड डिऑक्सी सॉरी राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज शुगर्स। तो ये डिफरेंस आता है इसमें। और तीसरे जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो अगर फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें, अगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। एक्चुअली इनके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स है। अगर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो वो न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, दैट वी विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। वही पर मेंशन है डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो डीएनए और आरएनए बेसिकली, जितने वायरसेस होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। मतलब क्या होता है, इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी होता है, राइट। जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा था ना, बैक्टीरियोफाज करके, इसमें होता है, इसमें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये जो एसेंशियल कोलाई को अफेक्ट करता है। तो आरएनए ज्यादातर जो होता है, ये जो मटेरियल होता है, ये वायरसेस में आता है, दिस इज द वायरसेस। और दूसरा आरएनए का जो फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत वर्क करता है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, द थर्ड वन इज द ट्रांसफर आरएनए। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत वर्क करता है। एंड जो डीएनए है वो तो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जितनी इंफॉर्मेशन है, इनहेरिटेंस है, दैट इज पासिंग थ्रू दैट। तो that is also made up of the proteins. They have the stone proteins, that is the DNA जो क्रोमोसोम्स है, that is made up of the deoxyribonucleic acid। और वो भी शुगर तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस से, और तीसरा क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था। तो दैट इज मेड अप ऑफ दैट, दिस इज अ लास्ट स्लाइड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, दे जस्ट मेक दैट। तो ये जो स्ट्रक्चर है यूरेसिल और राइबोस शुगर का यहाँ पर है, दैट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द, आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है डीएनए का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, जिसमें कि शुगर है, डिऑक्सीराइबोस शुगर है, दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजनस बेसिस। इसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे अटैच रहता है, फिफ्थ कार्बन से यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहता है, और 3 एंड और 5 एंड प्राइमर से यहाँ पे एक दूसरे को ये कनेक्ट करते हैं। तो देयर इज अ बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं। देयर आर 3 बॉन्ड्स जो इनके बीच में बनते हैं। एक इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पड़ता है, एक इस कार्बन और इसके बीच में बनता है, और एक इसके और इसके बीच में बनता है। तो यहाँ पर भी, और यहाँ पे इनके बीच में भी बनता है नाइट्रोजन इसके बीच में। तो जितना भी हमें इसको डिटेल में लेना है, दैट इज अगेन इन माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। सो माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये जितना भी बायोमोलिक्यूल्स है वो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत हम इसको यूज करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में ये चैप्टर 12th की बायोकेमिस्ट्री में। सो बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मटेरियल साइंस, क्योंकि ये जितने भी मटेरियल साइंस में सॉइल वॉइल से रिलेटेड आपका हो जाएगा, और भी जितने टिश्यू से हो जाएंगे, एवरीवेयर वी आर स्टडिंग अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। ये हमने पढ़ा था, इसीलिए इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि कैसे इसका एक एक की परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसके फंक्शंस को अलग से बता सकते हैं। तो माय नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक इन डिटेल, अलग अलग को डिटेल में लेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बॉन्डिंग है, कैसे फंक्शन करता है, अबाउट द प्रोटीन, अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, अबाउट द फैट, एज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। सो दैट इज द लाइनअप जो मेरा वीडियो, ये तो केमिकल कंपोजिशन का, and the next video will be of this one. So that's all in this video. Please like, share, comment and subscribe my video. Thank you so much for watching.